फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी की तैयारी। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम 2020 की हम लास्ट डेज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मेरी वीडियो का पार्ट 8 है। इसमें हम इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो जो आज हम पढ़ने वाले वो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के, और उसमें इकोनॉमिक्स में जो हम यूज़ करते हैं कुछ कर्व्स वगैरह, उनके नेम्स और उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। तो पहला क्या है? नॉर्मल गुड्स। हमें काफ़ी बार एग्ज़ाम में गिवन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूछे जाते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है? जो हम डेली यूज़ करते हैं। डेली यूज़ में जो हमारे गुड्स हम इस्तेमाल वगैरह करते हैं, चाहे वो हमारे वेयरिंग क्लोथ्स हो, चाहे फूड हो। ठीक है, तो ये क्या हमारे जो नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है रिलेशनशिप हमारे इकोनॉमिक्स के साथ? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियस हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर आज हमारे पास हम पैसे कम हैं या इनकम हमारी, एग्जांपल आप ले सकते हो 50 रुपीज़ आपके पास आज आपकी इनकम है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने गुड्स वगैरह या आपकी परचेजिंग करोगे। अगर कल को आपकी जो इनकम है वो 70, 80 या 100 की तरफ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी परचेजिंग करोगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी डिमांड भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, ये याद रखना, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अगर इनकम इंक्रीज़ है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। सेकंड, कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्पिटिटिव गुड्स में क्या है? प्राइस ऑफ एक्स गुड्स इंक्रीज़, डिमांड ऑफ वाई गुड्स इंक्रीज़। कंपटीशन में क्या होता है? अगर प्राइस सेम है तो कंपटीशन अच्छा होता है, बट अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटर भी अपने प्राइस को इंक्रीज़ करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इफ़ेक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर पड़ता है, चाहे वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ करे चाहे डिक्रीज़ करे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि दो गुड्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई। अगर हम एक्स गुड्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी डिमांड तो डिक्रीज़ हो ही जाएगी, और डिमांड किसकी इंक्रीज़ हो जाएगी? वाई गुड्स की। ठीक है, अगर हम प्राइस ऑफ एक्स गुड्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम गुड्स एक्स की प्राइस को क्या करें? इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो डिमांड ऑफ वाई गुड्स इंक्रीजेज़। ऑब्वियस यही है, कोई भी हम अगर प्रोडक्ट आज ख़रीद रहे हैं तो उसका अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या शिफ्ट कर जाएंगे? दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरे गुड्स के ऊपर हम शिफ्ट कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स की या प्रोडक्ट की क्या डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ किसके वजह से? क्योंकि जो पहले वाले ने अपने प्रोडक्ट्स की, गुड्स की प्राइसिंग को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव गुड्स में यही है, अगर प्राइस हमारे एक्स गुड्स के इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड हमारे वाई गुड्स की इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें क्या है? ये क्या एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या करता है? इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। एग्जाम्पल, व्हेन पेट्रोल प्राइस राइजेज देन कार्स डिमांड डिक्रीजेज। ऑब्वियस, अगर हम आज कोई कार परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर उसी टाइम पे हमें पता लग रहा है कि पेट्रोल के प्राइस बहुत ही हाइक हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? उस हमारे प्लान को स्किप कर देंगे, कार लेने के बारे में हम सोचना छोड़ देंगे जिस टाइम पर भी हमारे पेट्रोल के प्राइजेस क्या हो रहे हैं? राइज़ हो रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो आपस में जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, अगर कार हमारे पास नहीं है तो हम पेट्रोल का क्या करेंगे? ठीक है, तो दोनों क्या है? जुड़े हैं आपस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फीरियर गुड्स। नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम। एग्जाम्पल, व्हेन इनकम राइजेज, लो डिमांड फॉर चीपर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अब इसमें देखें आप, इन्फीरियर गुड्स में क्या है? एग्जाम्पल, जब भी आपके पास इनकम आपकी राइज़ होगी तो आप क्या करोगे? अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदोगे, और आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली चीपर गुड्स के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या? कम हो जाएगी। तो इन्फीरियर गुड्स
यही है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है इनकम के साथ। तो एग्जांपल हमें लिखी हुई है, व्हेन इनकम राइजेज लो डिमांड फॉर चीपर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स को हम परचेज़ नहीं करेंगे जब हमारी इनकम राइज हो रही है, हम भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, गिवन गुड्स दोज कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल, इन अ बिड ऑफ ओल्ड ऑर्नामेंट्स प्राइस राइजेज डिमांड ऑल्सो राइजेज। गिवन गुड्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं? ये तो पहले लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब भी हमारे किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। पर गिवन गुड्स के केस में क्या है कि जब भी हमारे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी डिमांड भी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे हम देखते हैं बिड्स वगैरह में प्राइस इंक्रीज़ करे जाते हैं बार बार, अपने जो अलग अलग पर्सनस हैं प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, तो क्या है, उसकी डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज़ हो जाती है। हर कोई चाहता है कि इतने ज़्यादा दाम पर भी हम इस चीज़ को लें। ठीक है, गिवन गुड्स की ये एग्जांपल है। तो कुछ हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। गिवन गुड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस, जो हमने बिड की एग्जांपल ली है ओल्ड ऑर्नामेंट्स की। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स, कुछ स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। स्टेटस के लिए क्या करते हैं लोग, चाहे प्राइस राइज हो फिर भी उसकी डिमांड भी क्या राइज रहेगी, उसको ख़रीदना पसंद करेंगे। एमरजेंसी गुड्स, एमरजेंसी में चाहे कितना भी प्राइस इंक्रीज़ हो हमें वो परचेज़ करनी ही पड़ती है, तो डिमांड भी उसकी क्या राइज रहती है। फैशनेबल गुड्स, फैशन के पीछे चाहे कितना ही पैसा लगे डिमांड तो कंटिन्यू राइज होती जाती है। नेसेसरी गुड्स, ज़रूरत है तो परचेज़ करना ही पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस राइज हो या ना हो। अगर ज़रूरत है तो हमें लेनी ही पड़ेगी, तो उसकी डिमांड क्या सेम रहेगी। ज़रूरी नहीं है जितना चाहिए उतना तो हम लेंगे, ऐसे नहीं कि डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो जब 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे हमारे 1951 से। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो तो हमारा 1951 से लेके 1956 तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से। ठीक है, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। एग्ज़ाम में मॉडल्स बहुत पूछे जाते हैं कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल किस 5 ईयर प्लान से लिंक करता है, या फर्स्ट ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड है। काफ़ी मॉडल्स के नाम दिए जाएंगे तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान वो था हमारा 1956 से 1961 तक। ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, महलनोबिस मॉडल। ठीक है, आपको मॉडल्स याद रखने पड़ेंगे। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा 1961 से 1966 तक था, और कौन से मॉडल पे बेस्ड था, गैडगिल मॉडल पर। ठीक है, और इसके बीच में हमारी चाइना के साथ भी वॉर हुई थी और पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुई थी। तो इस टाइम पे हमारी जो इकॉनमी थी बहुत ही वीक थी। तो आपको पता होगा 1962 में चाइना वॉर थी और 1965 में पाकिस्तान वॉर थी। तो इस टाइम पे हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं थी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी 5 ईयर प्लान्स हैं, पर जो इम्पोर्टेंट थे फर्स्ट 3 मैंने वही इसमें कवर करवाए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अब 5 ईयर प्लान नहीं किए जा रहे, नहीं बनाए जा रहे। तो जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है वो कौन सा है, 12th 5 ईयर प्लान, जो हमारा लास्ट था कौन सा, 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, लास्ट था 12th 5 ईयर प्लान। ओके, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है। ठीक है, और फर्स्ट हमारा जो है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग इन इन्फ्लेशन क्या होती है, इंक्रीज बाय 1 डिजिट, एग्जाम्पल 6%, 2%। कितने परसेंट से हमारी महंगाई बढ़ी है, जो 1 डिजिट में आती है, लाइक एग्जाम्पल 2% से, 6% से, 5% से इंक्रीज़ हुई, उसको कहते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, जो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। गलोइंग एंड जंपिंग। ठीक है, गलोइंग एंड जंपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं,
इंक्रीज बाय 2 डिजिट, एग्जाम्पल 20%, 40%, फर्स्ट क्रिपिंग और क्रॉलिंग से थोड़ा बढ़कर, ठीक है। तो ये हमारी गैलोइंग एंड जंपिंग इन्फ्लेशन होती है। फोर्थ जो हमारी है हाइपर इन्फ्लेशन विच डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करती है और हमारे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्टैगफ्लेशन, स्लमफ्लेशन, ये क्या है, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो स्टैगफ्लेशन, स्लमफ्लेशन काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है और मिलता भी है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इन्फ्लेशन तो होती है पर इसके साथ में रिसेशन, मंदी भी साथ में आ जाना, तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, स्लमफ्लेशन। मंदी किससे आ सकती है, इन्फ्लेशन किससे आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन चीज़ों से क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों साथ आ सकती है और उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, स्लमफ्लेशन, ठीक है। कुछ कर्व्स के नेम आज हम पढ़ेंगे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। फिलिप्स कर्व, A.W. Phillips, it shows the inverse relationship between inflation और and unemployment। जो फिलिप्स कर्व है कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, इन्फ्लेशन किन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगला है एंजल कर्व, वो है वेरिएशन ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड विद रिस्पेक्ट टू हाउसहोल्ड इनकम। एक ही पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर हमारी जो वेरिएशंस हैं, हमारी इनकम से जो वेरिएशंस आई हैं उसको ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एंजल कर्व क्या शो करता है, वेरिएशंस, जो चेंजेस आई हैं, वेरिएशंस ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हमारे पर्टिकुलर गुड पर हमारी इनकम के साथ उसको रिलेट करके शो करता है, ठीक है। लोफर कर्व, इट डिनोट्स द रिलेशनशिप रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू। ये कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, लोफर कर्व। लॉर्कर्स कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो कुछ मैंने 2 टर्म्स ली थी जो 2020 में न्यूज़ के अंदर सुनने के लिए मिली, तो वो भी मैंने इसमें कवर की है। फर्स्ट, टैक्स हेवन, टू इम्पोज इक्वल टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन्स। इक्वल टैक्सेस इम्पोज करना, टैक्स हेवन मतलब इक्वल टैक्सेस इम्पोज करना दोनों के पास, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेनर्स, दोनों के ऊपर, ठीक है। एंजल टैक्स, लेविड व्हेन अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी raises funds at a rate higher than its fair valuation, ठीक है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो फंड रेज करती है जो उसकी फेयर वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा रेट पर, तो उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता है, ठीक है। करंटली इंडिया कितना लगा रही है, 30%, ठीक है, 30% इंडिया लगा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.